The angular momentum of a particle with respect to origin is given by this. बेटा you know that अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट है बेटा, ओरिजिन के अबाउट है या, और इस रिलेशन से दिया हुआ है सच दैट एक क्लॉज है कि एक्स वाई आर कांस्टेंट वेक्टर, मतलब एक्स वाई के बारे में इन्फो दिया है, दे आर कांस्टेंट वेक्टर। मैं बस आपको एक चीज दिखा रहा हूँ कि अगर डेटा में थोड़ा सा चेंज होता है तो कुछ बच्चे डर जाते हैं बेटा, जबकि ये चीज छोटी सी है। दीज आर द कांस्टेंट वेक्टर। बेटा यहां तक क्वेश्चन समझ गए आप? एंगुलर मोमेंटम L विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये पार्टिकल P के लिए है, ये पार्टिकल P मैंने ड्रॉ कर दिया। और आपको इंफॉर्मेशन में एक चीज और दी है कि वेक्टर x एंड y आर परपेंडिकुलर। ये सिंपल इंफॉर्मेशन है बेटा, यहां तक समझ आ रहा है? अब आपसे इसी सिस्टम के लिए वो पूछ रहा है कि आप टॉर्क निकालिए, कैलकुलेट टॉर्क। निकालना क्या है सबसे पहले क्वेश्चन में वही नोट करते हैं कि तुम्हें निकालना क्या है। आपको एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन दे रखा है, आपको स्पेशल कंडीशन दे रखी है, इस तरह से कुछ दिख रहा है वो, सच दैट एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं। फिर आपसे वो टॉर्क पूछ रहा है एंड, और वो एक कंडीशन पे पूछ रहा है, टॉर्क व्हेन वेक्टर एल एंड वेक्टर टॉर्क के बीच में 45 डिग्री का एंगल हो। मेरा टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम एक ही रिलेशन को बच्चों को ऐसे देते हैं आर क्रॉस एफ करो, तो बच्चे आर एफ के मैग्नीट्यूड तक अपने आप को सीमित रखते हैं। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा वेक्टर वाइज फ्रेम कर दूं, तो बच्चा थोड़ा कॉपी पेन पे करने से डरता है। तो आप मेरा क्वेश्चन समझ के बेटा, आपको एंगुलर मोमेंटम दिया है विद कंडीशन की एक्स और वाई परपेंडिकुलर हैं, कांस्टेंट वेक्टर हैं, ये दो इन्फो दी है। फिर आपसे टॉर्क पूछा है। ये चीज ये बच्चा वही कर सकता है। हिंट ये है जिसको दो बेसिक रिलेशन पता हो कि एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन में कुछ ऐसा होता है। बेटा आप लोग को याद है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन? हम आर क्रॉस पी लिखते थे प्लस आई ओमेगा लिखते थे, अगर आपको याद हो तो। ये वाला एंगुलर मोमेंटम होता है अगर मुझे ओरिजिन के अबाउट निकालना हो, अबाउट ओरिजिन जनरल डेफिनेशन, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता था। और ये आर क्या होता था? ये रेडियस वेक्टर होता था ओरिजिन से। मतलब मान लो कुछ ऐसे कोई चीज है वो घूम रही है ओमेगा से, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट मूवमेंट लेके मैं आई ओमेगा निकालता था। लेकिन हो सकता है इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी v हो और इसके लिए रेडियस वेक्टर r हो। तो ये डेफिनेशन आती थी एंगुलर मोमेंटम की। एक पार्ट जब आप उसको सिर्फ अपने एक्सिस पे घूमता हुआ पाते हो और आप निकालते हो आई ओमेगा। आई क्या है? इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए। और आर क्रॉस पी क्या है बेटा? इस सेंटर, ये जो मोमेंटम है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास का है। आर क्रॉस पी बेटा यहां तक समझ आ गया तुमको? मतलब एक बच्चे को ये डेफिनेशन आनी चाहिए। एक और डेफिनेशन क्या होती है बेटा बताओ? मुझे अगर टॉर्क निकालना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम? बताओ बेटा। जैसे तुम फोर्स के लिए पढ़ते हो, हमेशा एनालॉजी से सोचा करो। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, उसी तरह से टॉर्क क्या होगा? रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपको ये दो रिलेशन आने चाहिए थे, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट था एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन और दूसरा ये रिलेशन। तो इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और आपसे ये कंडीशन पूछी गई है। बेटा किसी का आंसर आया? मैं दोबारा बोलता हूँ, बेटा थ्योरी तो देगा नहीं एग्जाम में वो, आपको क्वेश्चन समझना है। एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ ए पार्टिकल पी। पार्टिकल के बारे में बोला है, एक पार्टिकल पी का एंगुलर मोमेंटम दिया है विद कंडीशन की एक्स और वाई परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और एक्स है वाई कांस्टेंट वेक्टर है। तब तुमसे टॉर्क पूछा है, जब टॉर्क और सॉरी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल 45 डिग्री होगा। चलो बेटा इसका सोल्यूशन की तरफ चलें क्या?
आप लोगों ने चीजें नोट कर ली? बेटा क्वेश्चंस कई बार एंट्रेंस में टफ नहीं आते हैं, वो बस आपकी कंफर्ट जोन के बाहर चले जाते हैं। वो जानबूझ के कुछ ऐसे टर्म दे देंगे जो आपको देख के अजीब लगेगा, एक्स वाई कहाँ से आता है भाई, ये रिलेशन तो होता ही नहीं था, जबकि सिंपल फॉर्मूला है ये वाला। बट चलो लगा के देखते हैं। हमको उन्होंने पहली कंडीशन दे रखी है, हमारा एंगुलर मोमेंटम है एक कांस्टेंट एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर, इस फॉर्म में है। और हमको ये भी पता है कि हमारा टॉर्क होता है dl बाई dt। अच्छा बेटा एक बताओ, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्या आपको, और y भी एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो क्या आपको 2yt दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन? बेटा क्या आपको यहां तक समझ आया? देख लो बेटा, कोई? जी सर। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ आपको और इंफॉर्मेशन क्या दी है? आपको दे रखा है कि हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में एंगल 45 डिग्री है जब टॉर्क निकालना है, तो ये इंफॉर्मेशन दिख रही है बेटा? और बेटा एक और चीज, आप ये मान के चलना ये टॉर्क भी इसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये भी फर्क पड़ता है बेटा। तो मुझे 45 डिग्री पे निकालना है, तो यानी मैं अगर कभी भी टॉर्क डॉट एल ऐसे ही करूंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा? मॉड टॉर्क मॉड एल कॉस 45। बेटा ये बात समझ आई? इसमें कोई तो थ्योरी नहीं है ना, ये तो वेक्टर की छोटी सी एप्लीकेशन है कि अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस बीच का एंगल। यहां तक समझ आया? अब बेटा ये थोड़ा सा आओ दिमाग लगाते हैं क्यों ऐसे किया गया, ताकि आप इसका एप्लीकेशन समझ पाओ। कॉस 145 को मैंने लिख दिया 1/√2। मॉड एल को अगर मैं लिखूंगा तो बेटा बहुत, किसी वेक्टर का मॉड लेने पे आपको क्या मिलता है बेटा बताओ? आपको क्यों एक्स और वाई के बीच में एंगल दिया था बेटा? सोचो ना, ये एक वेक्टर होगा, किसी भी टाइम पे टाइम वैल्यू पुट करोगे एक वेक्टर होगा, वाई इंटू समथिंग। ये आपकी वेक्टर की नॉलेज चेक कर रहा है। आप क्वेश्चन में जाके देखोगे, अच्छा सर क्वेश्चन में एक डेटा दिया था एक्स और वाई परपेंडिकुलर है। बेटा एक्स और वाई परपेंडिकुलर है तो डरो मत, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता तो मैग्नीट्यूड आ जाता है वेक्टर का ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा। पर जब एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 है तो कॉस 90 वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी सिंपली मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई टी स्क्वायर का स्क्वायर मिलेगा। कितने बच्चों की बात समझ आ गई बेटा? यस। ये ट्रिक बेटा देखो, ऐसे बच्चे क्वेश्चन कम करते हैं तो उनको ये बात नहीं क्लिक करेगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये और ये दोनों वेक्टर हैं, तो अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता बेटा, उसकी जगह एल की जगह। बेटा आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो लिखने में मतलब कैलकुलेशन में, तो आप देख लेना मुझसे कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। अब बचा टॉर्क, बेटा इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? स्क्वायर क्यों करना बेटा, मैग्नीट्यूड तो लिखना है, सॉरी। तो क्या आ जाएगा हमारा 2yt। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा ये आरएचएस समझ आ गया? यस सर। सर। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें आरएचएस समझ आ गया तो एलएचएस में क्या आएगा बताओ जरा? अगर हमको इंफॉर्मेशन पे दोबारा जाते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? एक्स और वाई वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ओके। और उस समय निकालना है जब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में एंगल 45 डिग्री है। तो बेटा देखो सोचो, कम थ्योरी का मतलब कम इंफॉर्मेशन दी है तो मतलब टफ क्वेश्चन है। तो मैंने एंगुलर मोमेंटम को देखा, इस कंडीशन को समझा, मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ और वेक्टर वाइज सोचूं, तो तुम बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ पे है? वाई के डायरेक्शन में होगा, और इसका डायरेक्शन कहाँ है? बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते ही कैसे हैं? अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ए डॉट बी, तो टेक्निकली अगर तुम कंपोनेंट वाइज सोचोगे तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। याद है बेटा? अब बोलोगे तो मैं और तोड़ के बता सकता हूँ।
बेटा हम कभी भी जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो सपोज वो 3i 4j प्लस 5k था और यहाँ पे 6i 2j और -8k है, तो सिंपली i वाले को i से, j वाले को j से, k वाले को k से। अगर यही लॉजिक तुम्हें समझ आता है तो मैं इस कंप्लीट वेक्टर को जब इससे डॉट प्रोडक्ट लेता, एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क से डॉट प्रोडक्ट लेता, तो x और y परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। बेटा आप बात समझे ना, x और y जी सर। ये कंपोनेंट नहीं था। फिर अगले वाले का डॉट प्रोडक्ट लेता तो बेटा इसका देखो 5i और 10i का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सीधे 50। और 5i प्लस 10j का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो मिलेगा। वही सिंपल सा लॉजिक, मैंने इसको इसके साथ डॉट लिया, x जब 2yt से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो दिया, और जब yt स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका भी डायरेक्शन y है और इसका भी डायरेक्शन y है, तो बेटा ये कितना हो गया बताओ? 2y स्क्वायर टी क्यूब। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए बेटा? दैट वाज द, you know the vector or you know how to use the vector। बेटा समझ आया आपको? जी सर। तो बेटा अब देखो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बट इसको सॉल्व करने से शायद आपको टी की वैल्यू मिलनी चाहिए। मिल जाएगी बेटा? देखो कुछ कटेगा, देखो यहाँ से एक 2y कट गया, एक y कट गया, मुझे मिला, और एक t भी काट दो तो वाई टी स्क्वायर। बेटा थोड़ा ये कैलकुलेशन आप मुझसे तेज करके बताओ मुझे क्या दिख रहा है। ये √2 बचा हुआ है, √2 बेटा देख लेना मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती ना की हो। 2y पूरा कट गया, √2 को मैं इधर भेज देता हूँ और यहाँ पे बच जाएगा। बेटा एक काम कर लो ना, ये स्क्वायर ही कर लो दोनों तरफ, शायद फिर आपको जल्दी सॉल्व होता दिखेगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 2y स्क्वायर टी की पावर 4 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी की पावर 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बेटा आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी आई गेस। देखो ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, वाई स्क्वायर टी 4 तो उधर भेज दोगे तो वाई स्क्वायर टी की पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर टी की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? रूट x/y। वेरी गुड बेटा, तो ये आ गया। अब बेटा जब आपको टाइम मिल गया तो आप वो निकाल सकते हो कि टॉर्क कितना होगा, वही तो क्वेश्चन था। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बट कितनी कम इंफॉर्मेशन में है। हाँ बेटा देखो आपसे क्वेश्चन क्या बोला था, आपको एंगुलर मोमेंटम दिया था और आपसे टॉर्क पूछा था। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है कि टॉर्क डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता तो वो इस क्वेश्चन को कर ले जाता। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का खेल है, अगर उसे वेक्टर का एप्लीकेशन समझ आता तो। आपको टाइम मिल गया बेटा, आप पुट कर दो वैल्यू, आपका टॉर्क आ गया। ठीक है बेटा, क्या हम आगे बढ़े? कोई डाउट बेटा? Yes. नो सर। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा अपना खुद से भी कैलकुलेशन किया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। बेटा ये क्वेश्चन मुझे काफी पसंद है क्योंकि ये एक तरह से बहुत बार रिपीट हो जाता है, मतलब लाइक आप जब जब देखोगे इस एग्जाम में ये रिपीट हो जाता है, और स्पेशली इन जे एडवांस ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और ये बहुत सिंपल सा है, ये हर बार आपको टीचर भी कराता है, बट होता क्या है ना कि बच्चा पूरा खुद से नहीं करता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि भले ही तुम पूरा करना, मतलब जहां तक मैं तुम्हें बोलूं, सपोज तुमको पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस फॉर्म में दी जाती है, बेटा पूरा करने का मतलब मुझे पूरा ग्राफ तक चाहिए अच्छे से। आपको कुछ इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है एक पार्टिकल की किसी भी फील्ड में मान लो, और आपको ऐसा बस इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ए एंड बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, और आर जो है वो आपका सेंटर ऑफ द फील्ड से दूरी है बेटा। मतलब जिस भी, जैसे मान लो अगर आप इसको ग्रेविटेशन के हिसाब से सोचोगे तो मान लो ये मास है, और आप यहाँ पे किसी चीज से पूछ रहे हो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ये आर है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से सोच रहे हो तो मान लो चार्ज यहाँ दिया है और आपसे आर दूरी पे पूछा है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म से दी गई है, तो कुल मिला के आर सेंटर ऑफ द फील्ड से दूरी है।
बेटा आई होप आप आर का सिग्निफिकेंस समझ गए, आर क्या है। और इस क्वेश्चन को तुम कैसे भी सोच सकते हो बेटा, अगर तुमने सोचा कि एक न्यूक्लियस है, उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, तो ये आर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, आई होप तुम बेसिक एसेंस समझे। और फिर आपसे पूछा गया है, कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, आर इक्विलिब्रियम रख दिया। मतलब मुझे एक ऐसा आर निकाल के दो जहां पे पार्टिकल मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो, मुझे स्टेबिलिटी वाला आर चाहिए। आप मुझे इससे फोर्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकाल के दो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग U वर्सेस R, यू आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R का ग्राफ, पहला ये ग्राफ, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड ग्राफ है बेटा फोर्स वर्सेस R का ग्राफ बनाओ। मैं अभी बेटा मैं खुद करूंगा, आप लोग करना नहीं, बस साथ में कोशिश करो तो मजा आएगा। ये क्वेश्चन आइडियल फॉर्म में रिपीट होता है बेटा। हाँ देखो, मुझे ये भी खुशी है कि कुछ बच्चों को इसके आंसर्स याद हैं या वो जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको वो पोटेंशियल, बेटा देखो कोई बच्चा इसमें क्वेश्चन के एसेंस समझ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी दी है और फोर्स पूछा है और ये दो ग्राफ पूछे हैं। बेटा स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, आप साथ साथ कर लो बेटा, कॉपी पेन निकाल लो। अगर हमें कभी भी हमारे कोर्स में पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है और आपसे बोला जाता है फोर्स निकालो, तो एक बच्चा तुरंत भी निकाल सकता है। उसको बोलेगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है मुझे, ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस, बी अपॉन आर दिया ना, हाँ, माइनस बी बाई आर। अगर हमको यहां से स्टार्ट करनी है तो बेटा देखो, हम पहले फोर्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, माइनस डी यू बाई डी आर। तो बेटा आप बताओ, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 2a बाई आर क्यूब, ये प्लस हो जाएगा b अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बेटा साथ में हो, किसी को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम? मेरा नहीं सर। ग्राफ बनवाने में बेटा, इस क्वेश्चन में द ग्राफ इज द एसेंस। आप यहां तक पहुंच गए। अब बेटा देखो, हमारी कोर्स में ये रिलेशन दिया रहता है वर्क एनर्जी पावर, और टीचर कई बार मेंशन भी करता है फोर्स इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर। बच्चा यहां तक पहुंचा। अगर कभी भी कोई इक्विलिब्रियम में है तो बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। तो मैं इस डेटा की तरफ जाता हूँ, मुझसे इक्विलिब्रियम पूछा गया है, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम निकालना चाहूंगा तो मैं फोर्स को 0 पुट कर दूंगा। बेटा इस क्वांटिटी को 0 पुट करने पे आपका क्या आंसर है मुझे बताओ। अगर उस चीज को मैं फोर्स को 0 पुट करूंगा, इस क्वांटिटी को मैं 0 पुट करूंगा, तो क्या आर स्क्वायर कट गया, मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी मेरी 2a बाई बी। ये फोर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉइंट स्टेबिलिटी का है कि नहीं। मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, क्या ये पॉइंट स्टेबिलिटी का है या नहीं। बताओ कैसे चेक करोगे, हाउ वुड यू चेक। बेटा देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट स्टेबल का है, तो स्टेबल पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको हर बार दिया गया है, फोर्स एंड टॉर्क इक्विलिब्रियम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर यू मिनिमम है तो तुम बताओ बेटा हमें कंडीशन क्या मिलेगी बताओ। अगर कोई सी चीज का मिनिमा चाहिए, इफ वी नीड मिनिमा, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग मस्ट बी, क्या आना चाहिए बेटा, नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव। तो वो इस पॉइंट पे फोर्स इक्विलिब्रियम तो होगा, बट वो नहीं बेटा, आप ये कर लोगे ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि फोर्स और प्लस टॉर्क 0 होना चाहिए, प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है बेटा। बेटा आपके मन में जो ख्याल आता है ना वो सही होता है, मैं सही बोल रहा हूँ, तुमको जो ख्याल है ना सोचा करो। कि जैसे सर आपने टॉर्क इक्विलिब्रियम लिखा है पर क्वेश्चन में तो आपने यूज भी नहीं किया। बेटा कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का फोर्स लगता है ना,
तो वो कभी टॉर्क लगा ही नहीं सकता, चाहे ग्रेविटेशन हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, वो कभी भी डायरेक्टली आप पे टॉर्क नहीं लगा सकता। क्या मेरी बात समझे? तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आप फोर्स इक्वल टू 0 से कर लेते हो। तो बेटा डबल डिफरेंशिएशन तुम्हारा कैसा आ रहा है? बच्चे बोल रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर ये फोर्स इक्विलिब्रियम तो है, बट ये नॉट स्टेबल पॉइंट, नॉट स्टेबल पॉइंट। और बेटा मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों ने इसको डबल डिफरेंशिएट किया होगा और फिर वहां पे पुट किया होगा इस आर को, तब तुम्हें पता चलेगा ये r इक्वल टू 2a/b पुट किया होगा, तब तुम्हें पता चलेगा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आता तो हम बोलते थे स्टेबल है, तुम लोग कह रहे हो पॉजिटिव, दैट मींस अनस्टेबल है। क्या यहां तक पहुंच गए बेटा? सर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें मिनिमा चाहिए ना, हाँ सॉरी सॉरी, मैं सॉरी सॉरी, तो पॉजिटिव आ रहा है बेटा, सॉरी। जी सर। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये स्टेबल हो गया, माई मिस्टेक बेटा। ठीक है, हुआ बेटा यहाँ तक? जी सर। ग्राफ, बच्चे हमेशा मुझे, मैं बोलता हूँ कि इसका ग्राफ बना लेना, एंड आई एम नॉट श्योर आप कॉपी पे बनाए हो कि नहीं, तो चलो चेक करते हैं। क्यों बेटा मैं इसके ग्राफ के पीछे पढ़ रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आप जरा एक पॉइंट सोचना बच्चों की तरह, सर क्वेश्चन में ये दिया है, कैन वी रियली प्लॉट दिस थिंग? आइडिया में हाँ, रियलिटी में बेटा कौन प्लॉट करेगा? आइडिया वाइज बताओ, यू का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर मैं यू वर्सेस आर बना रहा हूँ तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? जनरल करते हैं बेटा, आर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 2 पॉइंट के बीच में दूरी है, तो चलो आर को 0 लोगे तो क्या मिलेगा बेटा? ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आर विल बी इन्फिनिटी, मतलब यू विल बी इन्फिनिटी ना, तो यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा ये पॉइंट। जब आर 0 होगा तो ये इन्फिनिटी पे होगा, बहुत हाई, बहुत ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यहाँ ऐसे कुछ आएगा। अच्छा, कोई एक ऐसा पॉइंट था जब फोर्स 0 है, बेटा फोर्स 0 होने का मतलब डी यू बाई डी आर भी तो 0 है ना बेटा? देखो अगर मैं बोल रहा था फोर्स 0 है, तो इस पॉइंट पे आपका डी यू बाई डी आर भी तो 0 होगा ना। अगर मेरा डी यू बाई डी आर 0 है और हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि वो मिनिमा के कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो मिनिमा के कोरस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं उस वैल्यू पे, कितना बोला था तुम लोगों ने बेटा वो वैल्यू? एक सेकेंड, 2a/b था ना बेटा? यस जी सर। यस तो 2a/b पे ये ग्राफ r इक्वल टू 2a/b पे मिनिमा की तरफ ऐसे जाए। रुको एक सेकंड बेटा, मैं इसको, ये ग्राफ कहीं ऐसे आएगा, ये इसका मिनिमा होगा। ठीक है बेटा? बेटा आप लोग बात समझ पा रहे होगे कि हमारा जो वैल्यू है a/r² माइनस b/r है, तो अब जैसे जैसे r बढ़ना स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी बेटा? जब स्टार्टिंग में बेटा अगर तुम सोच पा रहे हो तो क्यों मैं वैसा ग्राफ बना रहा हूं, अगर r को तुम एक पॉइंट के बाद बड़ा करोगे बेटा, r जब बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा, तो ये टर्म छोटा आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पर r² और ज्यादा बड़ा होगा, तो एक, बेटा मान लो अगर r बड़ा हो रहा है तो r² और तेजी से बड़ा होगा, तो ये वाला टर्म छोटा आएगा और ये वाला टर्म बड़ा आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? यानी नेगेटिव बड़ा होगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि r जब इन्फिनिटी भी पुट करूंगा तो ये टर्म नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। क्या यहाँ तक तुम लोग साथ में आ गए बेटा? और बेटा इसके लिए पूरा ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ वैल्यू r इक्वल टू 0 पे सोच लो। आपने इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में एक मिनिमा तो बनना ही है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ पाए? एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बनना ही था, और r इन्फिनिटी डाल के सोच लो क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव ही तो आएगा, ऐसे बन जाता, और आपको रफ आइडिया हो। और बेटा अगर आप ये ग्राफ देख के भी जा रहे हो तो एग्जाम में आपको ये लगभग याद रहेगा। हाँ ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि फोर्स कैसा बनेगा। अब तुम बताओ फोर्स किस तरह से बनेगा? जब डिफरेंशिएशन ऑफ u इज नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, इस समय फोर्स की वैल्यू क्या थी बताओ? du बाई डी आर का मिनिमा कॉरस्पॉन्ड करना मतलब फोर्स की वैल्यू 0 होना। क्या आप ये बात समझे? तो फोर्स 0 होने पे तुम्हें ये कॉन्फिडेंस तो है कि सर जब ये यहाँ होगा तो फोर्स वाली लाइन यहाँ से पास कर रही होगी 0 से। अगर मैं इसी पे फोर्स भी बनाऊं, जानबूझ के इसी पे बना रहा हूं ताकि तुम सोच पाओ कि सर ये यहाँ ही से पास करेगी, क्योंकि जब मैं F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर लिख रहा हूँ, अगर ये मिनिमा है तो यहाँ पे डी यू बाई डी आर 0 होगा, दैट मीन्स
फोर्स भी 0 होगा, फोर्स 0 यहाँ पे रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए बेटा? तब मेरा ग्राफ, और अगर मैं फोर्स की इक्वेशन को देखता, अरे यार फोर्स की इक्वेशन तो थोड़ी वैसी वैसी है, बस माइनस को अंदर भेज देना। फोर्स की इक्वेशन भी वैसी है, कितनी आ रही थी फोर्स की इक्वेशन बेटा? 2a/r³ माइनस b/r², थोड़ी थोड़ी वैसी है ना? वैसे ही नीचे रहना बेटा इसका, देखो बिल्कुल वैसा, इसका r² बड़ा था, इधर r था, इधर r³ बड़ा है, r² छिका है, तो एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ बनता है। बस कॉमन सेंस से तुम ये देख लेना कि वो कुछ ऐसा पास करेगा, और फिर यहाँ पे इसका मिनिमा अलग आएगा, और नेचर इसका भी बेटा सेम रहेगा पर जल्दी डिप्लीट होगा। और यही क्वेश्चन वो रिपीट करते हैं, दिस नॉलेज की वो एक दूसरे के नीचे आते हैं। जहां फोर्स 0 होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और इस ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, बच्चे ने निकाला है फोर्स मिनिमम आता है। बेटा देखो मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ ये क्वेश्चंस कर लो, कुछ क्वेश्चन एज इट इज फंस जाते हैं आइडिया वाइज, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, वहां आपको ए और बी की जगह कुछ और दे देगा। बच्चा बोल रहा है कि सर ये पॉइंट आएगा, बेटा जहां पे तुमने फोर्स निकाला ना, इस फोर्स को डिफरेंशिएट करके dF/dr 0 करोगे, dF/dr 0 करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा? आपका वो पोजीशन ऑफ आर जिसपे फोर्स मिनिमम हो, यानी ये वाला। तो बच्चे चैट पे इसका आंसर भेज रहे हैं, r = 3a/b, ये वाली लोकेशन है r = 3a/b। तो बेटा ये केस हो गया। बेटा आप लोग को दिखा ये केस? Yes, sir. ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में। एक और क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन आपको एसएचएम के हिसाब से होता है, तो वो क्वेश्चन अगली बार करेंगे। पर एक और क्वेश्चन होता है जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी के डायग्राम को देख के ये बता दोगे कि सर वहां पे हमारा एसएचएम होगा कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट एसएचएम के लिए फेवरेबल है कि नहीं, बताओ। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल पॉइंट बेटा, इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम होता है, अबाउट दिस पॉइंट। समझ पाए? क्योंकि एसएचएम के लिए कंडीशन क्या चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब मीन पोजीशन पे मिनिमम होनी चाहिए। तो अगले एक क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो उसको बाद में देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। बेटा मैं आज ना बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन पर्पज है कि वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड दिखें। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, बट मुझे पता है कि बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें गलती करते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है डेटा में कि एक सिंपल m मास का ऑब्जेक्ट है, और ये मूव कर रहा है विद ए फॉर्मूला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू a √ डिस्प्लेसमेंट, जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, या इस तरीके से लिखा है बेटा, देख पा रहे हो? ठीक है, तुम एक काम करो, s को ऐसे लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम द, जितना वो चला है, और v इज द वेलोसिटी, और m मास दिया है। तो आपको इस बेटा आप रिलेशन समझ गए? अच्छा नहीं रुको, ए की भी इंफॉर्मेशन, ए पॉजिटिव होना चाहिए, कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। आपको बताना है 0 से t सेकेंड तक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन ऑन द दिस पार्टिकल, अगर इसका मास m है और ये वेलोसिटी के साथ इस रिलेशन में चल रहा है। बेटा एक पार्टिकल इस रिलेशन को फॉलो करते हुए मोशन कर रहा है, वेयर s इज डिस्टेंस कवर्ड, v इज वेलोसिटी, a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, 0 से t टाइम के बीच में वो कितना वर्क डन हुआ होगा। और ये दोनों क्वेश्चन बराबर ही हैं, वो आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे या टोटल वर्क डन पूछे, दोनों क्वेश्चन बराबर है बेटा। बताओ बेटा।
समटाइम्स बेटा हम कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं और वो बहुत इजी होते हैं। वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे बेटा, बताओ? इस तरह से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ए रूट एस, ऐसा लिख सकते हैं बेटा? अगर हम सेम वेरिएबल साथ में रखें तो डी एस अपॉन रूट एस इक्वल टू ए डी टी। क्या बेटा यहाँ तक साथ में हो? अब इंटीग्रेशन के बाद क्या रिलेशन आएगा बताओ जरा। यहाँ तो इंटीग्रेट करोगे तो 0 से लेके t तक करना पड़ेगा, a बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, और रूट s का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स s की पावर 1/2, और इसको लिमिट डालोगे स्टार्टिंग पोजीशन से s तक, यानी मान लो यहाँ से 0 से लेके हम फाइनल s तक जाते, बट अभी हमें s पता नहीं है, तो हमारा स्टार्टिंग वाला s तो 0 होता और फाइनल पुट करते तो हमें मिलता 2 रूट एस मिल जाता एज ए टी। तो एस की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आ गई, एस की वैल्यू स्क्वायर 4 ई स्क्वायर। हाँ बेटा बताओ। सर यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। नहीं बेटा देखो, मैं एक चीज तुमको समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग जब डिफरेंशियल मोड चुनते हैं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एस इज ए डिस्टेंस, बट किसी भी डिफरेंशियल मोड के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज हो जाती है। क्या आप मेरी बात समझे बेटा? यस। हाँ, अब हम लोग एस तक पहुंच चुके हैं, क्या आप लोग अब आंसर निकाल लोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए बेटा बताओ? अगर ये एस उठा के आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। अगर मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, ये यहीं से पुट कर देना था, रूट एस ही पुट कर देना था मुझे। रूट एस आपका, रूट एस की वैल्यू थी 80/2, 80/2, तो आपका ए स्क्वायर टी बाई 2 आ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू। अब वेलोसिटी मिल गया बेटा, हमको 0 से टी की, यानी टी का फंक्शन में लाना था बेटा। मेन चीज ये थी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी, हाफ मास फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, जब टी 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना था। यानी बेटा देखने में तो बड़ा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा बेटा, एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8, ये आपका आंसर होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन हमने किया भी था इस टाइप का। हाँ हाँ बेटा सही है बेटा, मैं चैट में देखता हूँ बेटा, अगर आप लोग में से कोई चैट भेज रहा है तो मैं देख रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने किया था, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। एक ट्रक है जिसपे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, बट इस बार इससे सैंड स्पिल हो रहा है। आप सोचो, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और सैंड इससे रिलीज हो रहा है। बेटा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो? और लेट अस से कि वो आर के जी पर सेकेंड हो रहा है, इससे सैंड लगातार निकल जा रहा है, इसका स्टार्टिंग मास एम नॉट है। आराम से सोच लो बेटा, क्वेश्चन क्या है। आप किसी ट्रक को, बेटा आप ये सिंपल ट्रैक्टर जो या गांव में ये सब चलते हैं ना बेटा विलेजेस में, सिंपल सा ट्रैक्टर है, अचानक उसमें से रेत लीक कर रही है और आपसे क्वेश्चन पूछा है। बेटा एक सेकंड, क्या मैंने कुछ, हाँ बेटा मैंने कुछ मिस किया क्या यहाँ पे? वेलोसिटी का स्क्वायर, हाँ ए की पावर 4 होगा, माय बैड बेटा, हाँ सॉरी बेटा। बेटा आप लोग समझ गए ना एसेंस, मेन चीज है कि आप लोग कॉन्फिडेंस। समझ गया क्या बेटा ये वाला सर, नहीं? वो जो m8⁴ बेटा ये ए की पावर 4 ये नहीं समझ आया? अच्छा तुमको कहाँ तक समझ आया, वेलोसिटी तक समझ आया था बेटा? यस सर। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल।
अब मुझे पता है कि टी जीरो पुट करने पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यही चेंज हो जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, तो आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही निकाल दो, यानी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो वी फाइनल कब निकालना है? टी टाइम पे। तो टी टाइम पे यही वैल्यू होगी, v इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाई टू। तो v स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 4, तो वही यहाँ लिखना है a की पावर 4 टी स्क्वायर बाई 4। मैंने बस इसका यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया था, मतलब 4 नहीं किया था पावर, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। बेटा एक ट्रक या ट्रैक्टर में से सीधे रेत सैंड इज फॉलिंग विद दिस रेट, इसका स्टार्टिंग मास एम नॉट है और एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, और बाकी कोई एयर ड्रैग फ्रिक्शन विक्शन नहीं लेना है। आपको मुझे बताना है कि इस तरह से फोर्स लगने पे वेलोसिटी एज ए एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी टाइम के साथ। ये t इक्वल टू 0 पे आपको एम नॉट मास दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ बेटा। अगर मैं किसी चीज में लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ, दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, और उसमें से मास कम हो रहा है, मतलब वेरिएबल मास वाले में जानबूझ के आपको लास्ट ईयर टाइम भी क्वेश्चन दिया था, इस बार भी दे रहा हूँ। इफ मास इज वेरिएबल तो हाउ यू अप्लाई दिस रिलेशन जो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रहता है। और हमको दो चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। दिमाग लगाओ बेटा। बेटा एक चीज मुझे और बतानी है। हाँ बेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ बच्चे आंसर भेज रहे हैं बेटा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा बेटा इनिशियली इसकी वेलोसिटी आपको जीरो लेनी पड़ेगी, तब एग्जैक्ट आंसर आएगा, वरना उसके टर्म्स में आ जाएगा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट या ट्रैक वाज जीरो। बेटा मुझे एक दो आंसर आए हैं लेकिन वो सही नहीं है, तो टेक योर टाइम और मुझे आंसर बताओ। बेटा प्लीज आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही दिखना चाहिए, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको यही दिखना चाहिए जनरल फॉर्मूला। ये वेरिएबल मास पे भी फिट बैठता है। बेटा वो आप गलत नहीं है लेकिन ठीक है, आओ चेक करते हैं, लेट्स सी। चलो बेटा मैं करता हूँ, मुझे खुशी क्या है कम से कम 4 बच्चों ने आंसर भेजा है, मतलब दे आर ट्राइंग, गलत आंसर आना इज नॉट ए बिग डील। देखो बेटा मैं सिंपल बोलता हूँ कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट रिड्यूस करता हूँ इम्पल्स का। आपको इम्पल्स का फॉर्मूला याद है बेटा? क्या होता है इम्पल्स? यही तो होता है इम्पल्स, यही तो होता है, चेंज इन मोमेंटम या एफडीटी। याद है बेटा लीनियर इम्पल्स? तो मैं मान लेता हूँ, चलो ठीक है सर, लेट अस से कि किसी गिवन टाइम पे पार्टिकल का मास कुछ ऐसे एम रहा होगा, और इस पे छोटे एक इंटरवल के लिए dt टाइम के लिए फोर्स लगा, तो व्हाट इज द इंपल्स गिवन टू द सिस्टम? fdt। अगर मैंने, हाँ 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 बेटा सही है बेटा, सही है।
बेटा मैं चैट पे रिप्लाई भी करता हूँ, ये कई बार मैं हाँ ना या सही है बोलूँ तो चैट के लिए बोल रहा हूँ। अब देखो एफ डी टी तुमने किया, दिस इज द इम्पल्स गिवन, बट ये इम्पल्स बच्चा सोच नहीं पाता है कि सिर्फ ट्रक को नहीं मिली थी, उस टाइम में तुमने जो छोटा सा मास लूज किया उसको भी ये इम्पल्स मिला, वो पूरे सैंड पे लग रहा है। तो टेक्निकली सपोज कि तुम्हारा किसी समय झटके से m माइनस डीएम मास गिरा, तो डीएम को भी स्पीड मिली उतनी ही जितनी इसको मिली। बेटा आपको जिसमें एक डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ बेटा, मान लो ये ट्रक है और ये नीचे उससे गिरा सैंड का चंक डीएम, तो उस dt टाइम इंटरवल में, उसी dt टाइम इंटरवल में हमारा जो मास m रहा होगा m माइनस डीएम रह गया होगा, क्योंकि डीएम सैंड नीचे चला गया। और दोनों की जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, बॉडी इन कांटेक्ट विल ऑलवेज हैव सेम वेलोसिटी, तो इसकी भी स्पीड dv बड़ी होगी और इसकी भी स्पीड dv बड़ी होगी, क्योंकि ये मास थोड़ी देर पहले इसी के अंदर था। बेटा एक बॉडी के पास सेम वेलोसिटी होती है, तो जितना फोर्स लगने से ट्रक की वेलोसिटी का चेंज आया, उतना ही वो जो सैंड की वेलोसिटी का भी चेंज आया। हाँ बेटा गुड। तो अब हमें ये समझ आ गया कि हमारा एफ डी टी ट्रक को भी इंपल्स दे रहा है, बेटा फोर्स इंटू डी टी जो हमारा लगा ये एक्सटर्नल इंपल्स, ठीक है बेटा। तो हमने देखा इंक्रीज इन मोमेंटम के बराबर होगा, यानी इंटू डी वी प्लस dm इंटू डी, और dv मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी इन dt टाइम, dv हमारी सिस्टम की इंक्रीज इन वेलोसिटी है इन dt टाइम है, और उस समय कोई वेलोसिटी होगी बेटा, इस सिस्टम के पास उस समय v वेलोसिटी होगी। क्या बेटा ये इक्वेशन सबको समझ आई? इंपल्स जितना भी होगा ना वो मोमेंटम बढ़ाएगा बेटा, चाहे तुम हिंदी में समझो, इंपल्स गिवन विल इंक्रीज मोमेंटम, वही चीज हमने यहाँ लगा दी है। बच्चे सिर्फ गलती क्या करते हैं, देखो अगर अप्रोक्सीमेशन लेगा तो ये हटा सकते हो, क्यों, डीएम भी छोटा डीवी भी छोटा, बट मैं आपको चाहता था कि आप ये भी सोचो। बेटा यहां तक समझ आया? यस सर। तो पहले मुझे बताओ तुमको ये भी समझ आ रहा है कि m किसी समय कितना होगा, m नॉट माइनस, हमने r लिया था ना, हाँ r के जी सेकेंड, m नॉट माइनस आर टी होगा किसी भी समय m। वेरी गुड बेटा। देखो हमारा मास लगातार घट रहा है, तो मैं जब एफ डी टी वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो m की वैल्यू इतनी पुट करूंगा। यहां तक क्लियर है बेटा? तो एफ डी टी टेक्निकली मेरा m, बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करो, एम डी वी माइनस डी वी इंटू एम, तो वो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो मेरा आंसर इतने में ही आ गया। मतलब यहां तक मैं पहुंच गया। इसके बाद बेटा थोड़ी सी चीजें आसान है, अगर आपको वैल्यू पुटिंग ही करनी है तो आप जल्दी जल्दी कर लो। इतना हमारा एफ डी टी हमारा एम डी वी आ गया। अब चुपचाप से एफ इक्वल टू एम ए टाइप का फीलिंग ले लो इससे, तुम डी टी को नीचे भेज दो, एफ एम डी टी। बेटा अपनी बात समझी यहां तक, और इस m की जगह ये लिख दो, तो आपका एक्सेलरेशन, बेटा फोर्स बाय मास होता है ना, तो कितना आ जाएगा समय? सर हाँ बेटा बताओ। सर आप वो ऊपर वाली इक्वेशन एक बार फिर से बता सकते हैं कैसे है? ये वाली बेटा, यस सर। बेटा कभी भी जैसे मान लो कोई सिस्टम है, तो बेटा जो एफ डी टी अगर फोर्स थोड़ी देर के लिए लगता है तो वो क्या करता है, वो मोमेंटम का चेंज लाता है। मेरी बात समझी? ये तुम इसी इक्वेशन को ऐसे देख सकते हो, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी को, तो एफ इंटू डी टी हमेशा एक मोमेंटम का चेंज लाता है। बच्चा समझी मेरी बात? तो अब तुम किसी यस ये रॉकेट या जो भी मास या ट्रक है, इसको सोचो कि जब फोर्स थोड़े इंटरवल के लिए लगेगा एफ डी टी पे, तो वो क्या किया होगा। मान लेते हैं कि उस छोटे से इंटरवल में डीएम मास सैंड नीचे गिर गया, तो बेटा लेकिन फिर भी ये थोड़ी वेलोसिटी तो बढ़ाएगा ना इसकी, ट्रैक्टर की या जो भी ट्रक होगा डीवी से, तो मास ऑफ द ट्रक इनटू डीवी, इंक्रीज इन मोमेंटम। उसी तरह से इस रेस का भी थोड़ा सा मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा, तो डीएमवी। बट है क्या, ये क्वांटिटी छोटी होती है, या चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये टर्म जीरो हो जाएगा। देखा बेटा? अब इसको ओपन करो तो ये टर्म हट जाता है। हम लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक पहुंचे बेटा? यस सर।
अब आप एक काम कर लो, अब dt को नीचे लेते आओ और इसको a बोल दो, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई m इंटू डी वी बाई डी टी, यानी एम ए, और m की जगह इतना पुट कर दो, आपको रिलेशन ऐसे दिखने लगे, m नॉट माइनस आर टी इंटू ए। यहाँ तक आ गए, तो a सिंपली एफ नॉट एफ अपॉन एम नॉट माइनस आर टी आ गया। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक? बेटा ये समझ गए ना, मैंने बस वैल्यू पुटिंग की है, तो मैक्सिमम बच्चों ने बाद में इसका आंसर सही भेजा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आई है। वेलोसिटी कैसे निकालोगे बेटा बताओ? अगर आपको बेटा यहाँ तक नोट कर लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू, बेटा कभी भी ना कोई भी चीज आए, तुमको अगर वेलोसिटी पूछा है और आपको एक्सेलरेशन पता है, सर इंटीग्रेट कर देना का। बस इंटीग्रेट कर देना है बेटा, बिना डरे कि सर हमने एक्सेलरेशन निकाला था, हमारा एम नॉट माइनस आर टी आया था, मुझे वेलोसिटी आपने पूछी है, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आपका ए डी टी होता है। अब क्वेश्चन में मुझे इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो भी मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको एडीटी को इंटीग्रेट करके जो भी निकालूंगा दैट विल बी माय आंसर, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो, सॉरी हाँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया, एडीटी को चलो इंटीग्रेट करते हैं, ए को चाहो तो आप ऐसे लिख दो डीवी बाई डी टी, और आपका ए की वैल्यू कितनी थी, एफ अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में? सर हाँ बेटा बताओ। लास्ट क्वेश्चन को जैसे कि वैसे भी कर सकते हैं, बस आर के का माइनस आर गिरा के। और की जगह माइनस, हाँ वैसे भी, जब उस दिन कल किए थे ना क्वेश्चन, वैसे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब डीवी बाई वन बाई एफ कर लो यहाँ पे, और dt को यहाँ भेज दो। बस अंतर क्या है कि तुम लोग को इतना पता होना चाहिए कि अगर हम लोग dx अपॉन ए प्लस बी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 बाई बी एल एन ए प्लस बी एक्स, इतना आपको पता होना चाहिए। यानी डी टी बाई एम नॉट माइनस आर टी को इंटीग्रेट करोगे तो डी वी बाई एफ का तो वी बाई एफ हो जाएगा इक्वल टू, और लिमिट डालोगे तो इनिशियल 0 था तो वी बाई एफ ही रह जाएगा, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी तक, और इसका ln एम नॉट माइनस आर टी आ जाएगा, ये हटा लेना तब ये। सर ये तो बहुत अलग आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा आपका? सर लास्ट टाइम तो आंसर में ऐसे नहीं आया था। माइनस बेटा, एक सेकेंड बेटा, नहीं यहाँ से तो आपको दिख रहा है ना डायरेक्टली ln आएगा, डी टी अपॉन एम नॉट माइनस आर टी करोगे तो ln आएगा। अगर हम बेटा कभी भी, ये तो आप जानते हो ना dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, Yes, sir. तो बेटा बस यहाँ लास्ट टाइम एलन तो नहीं। बेटा तो उसमें शायद टर्म थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट। हाँ देखो बेटा, ये तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट, वहां पे कुछ और टर्म होगा, यहाँ पे हल्का सा सीधे टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। बेटा मेरी बात समझ गए? अगर एक भी बच्चा इसको क्लास में इसको डायरेक्टली वैल्यू करेगा तो आराम से उसको दिखेगा, बस माइनस 1 बाई आर भी आप लगा लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ सर हाँ बेटा, सर यहाँ पे हम एट टाइम टी ले रहे हैं तो वहाँ पे उसके पास वेलोसिटी नहीं हो। अरे बेटा स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था, 0 था, बाद में v वेलोसिटी हो गई, एट यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम t हो गया, मुझे बीच में जनरल दिया हुआ है क्वेश्चन, जनरल मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो मैं यहाँ से यहाँ के बीच में कर ले रहा हूँ। तो बीच में भी तो कुछ वेलोसिटी तो होगा ना, मतलब तो मैं बीच में कहाँ निकाल रहा हूँ बेटा, मैं तो यहाँ वेलोसिटी निकाल रहा हूँ किसी जनरल टाइम पे। जी सर। अच्छा मैं तुम लोग इसलिए हो रहे हो कि तुम लोगों ने इस रिलेशन में ये ध्यान नहीं दिया कि जब मैं ट्रक का निकाल रहा हूँ बेटा, हम एफ डी टी को डीपी बोल रहे हैं, ना कि पी प्लस डीपी। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहने का मतलब है जो इंपल्स मिलता है वो मोमेंटम इंक्रीज करता है। क्या आपने मेरी बात समझी बेटा? यस। तो आप जैसे ही इस रिलेशन पे आओगे आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है इसको डीवी बाई डी टी लेके स्टार्टिंग से, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे माइनस 1 बाई आर, यानी v बाई एफ आपका माइनस 1 बाई आर एल एन एम नॉट माइनस आर टी वाइज किया था हमने माइनस साइन की वजह से,
एम नॉट माइनस आर टी। स्टार्टिंग में मास एम नॉट था और बाद में बेटा यही मास हो जाएगा एम नॉट माइनस आर टी। तो तुम वैल्यू पुट कर दोगे या टी पुट कर दोगे तो मतलब टी टाइम पे हमें मास की यहाँ पुट करना है वैल्यू, तो हमारा आ जाएगा माइनस साइन की वजह से इसको पलट दोगे तो स्टार्टिंग में एल एन एम नॉट अपॉन एम नॉट माइनस आर टी। बेटा क्या ये आ रहा है आपका आंसर? v तो f उधर चला जाएगा। तो बेटा टेक्निकली आपका आंसर v इक्वल टू एफ बाई आर दिस मच आना चाहिए एल एन। एक बार आप आंसर भी खुद से भी वेरीफाई करना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें बेटा? तो मेरे में तो नहीं आ रहा है ऐसा सर। बेटा एक काम करो, आप मुझे जो भी किए हो ना मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेजो, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि Yes, sir. डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना, इसमें कुछ वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है एंड आई लाइक दिस क्वेश्चन, आई होप बेटा आप लोग को याद हो। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना सिंपल सा है कि एक डिस्क है, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करता है। एक डिस्क है जिसका नाम ए है, बट इसकी लाइन को ऐसे बना लेना कि इस डिस्क की लाइन स्ट्रेट लाइन है। इसके सामने दो डिस्क हैं, दोनों की साइज सेम है। मेरी ड्राइंग गंदी है। और देखो बेटा जितने केसेस मैं तुमको करा रहा हूं ना उनमें वैल्यू चेंज करके लैंग्वेज चेंज करके वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बेटा इन सबको थोड़ा प्यार से करना। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि इसका रेडियस r है और ये जो लाइन दे रखी है बेटा तीनों आइडेंटिकल डिस्क है। ये बोल रहा है कि ये सीधे ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, और ऐसा सोचना कि ये दोनों ऐसा नहीं पास नहीं कर जाएगा, ये डिस्टेंस मतलब ये इससे टकराएगा। थोड़ा आप इसको पास बना लेना, मतलब आप इसको थोड़ा ऐसे बना लो कि आपको लगे कि ये दोनों से टकराएगा। ए विल स्ट्राइक बी एंड सी बोथ। आपको बताना है कि अगर यहाँ पे इसके सेंटर से सीबी के सेंटर से इसके सेंटर की बीच की दूरी आपको रूट एन इंटू आर दी जाती है, ये दूरी, ये डायमीटर ले लेते हैं बेटा इसको, चलो ठीक है। इसका बात बराबर ही पड़ेगी बेटा, ये डिस्टेंस मुझे इतना दे रखा है, तो क्या ये डिस्टेंस डिसाइड कर सकता है कि ये जब ए जाके स्ट्राइक करेगा तो ये वापस आएगा? मैं दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन, पहले डायग्राम समझ गए बेटा? बेटा डायग्राम क्लियर है? यस फिर एक बार थोड़ा मैं बताइए। दोबारा बोलता हूँ। बेटा आप सोचो कैरम बोर्ड खेल रहे हो, आपने एक सिंपल जो कॉइन टाइप का रहता है उसको स्ट्राइक किया और दो सामने कॉइन पड़े हुए हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है और आप जस्ट मिडल से गुजारना चाह रहे हो विद वेलोसिटी v। अब आपको इस पे केसेस करने हैं, तो क्या और आपको सिर्फ ये दिया है कि इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की दूरी रूट एन आर है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ एनी ये डिस्क। समझ गए? कोई डाउट बेटा? मैं दोबारा पढ़ दूं बोलो क्वेश्चन तो। तीनों जो डिस्क है हमारे आइडेंटिकल हैं, सिर्फ ए के पास वेलोसिटी है, बाकी दोनों रेस्ट पे हैं। ये और ये दोनों रेस्ट पे हैं। अब आपका ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, वो स्ट्राइक करेगा दोनों डिस्क को, तो आपको बताना है कि क्या कंडीशन होगी इसकी वेलोसिटी की और इसमें रूट एन में क्या रिलेशन होगा। मैं ऐसे लिखवा देता हूं बेटा क्वेश्चन कि या तो डायरेक्टली, चलो ये v को कांस्टेंट मान लेते हैं, v को कांस्टेंट मान लिया। आपको सिर्फ रूट n के टर्म्स वाला पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है रूट n की क्या वैल्यू होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रूट n आपका पार्टिकल ए कोलिजन के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? अरे आपने मस्त देखा, ये गया यहीं रुक गया और बाकी दोनों अपना फरार हो गए। क्वेश्चन समझे? एन रूट एन, रूट एन आ रहा है। हाँ रूट एन आर ले लो, क्या दिक्कत है बेटा, रूट एन आर ले लो, कोई कुछ नहीं। वो बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम मान लो मैंने रूट एन आर लेके कराया, उसने इसको ऐसे पी इंटू आर बोल दिया। क्वेश्चन में वो ये सब चेंज करते हैं ताकि बच्चा वैल्यू पुटिंग में गलती करे। आपको डेरिवेशन आता है, आप सही कर लोगे। रूट एन की वैल्यू क्या होगी सो दैट ए रिकॉइल्स। बेटा ए रिकॉइल मतलब वर्ड समझते हो कि कोलिजन के बाद ए वापस जाए। आपको दो केस दिए गए, ए रुकना चाहिए और दूसरे केस में ए रिकॉइल करना चाहिए।
तीसरा केस क्या होता है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एन सो दैट ए विल कंटिन्यू टू मूव लाइक दिस। अब आप शायद क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन में आपको 3 बॉल दे रखे हैं, आइडेंटिकल हैं, और आपसे पूछा है कि ये दूरी रूट एन इंटू आर है, इसकी वेलोसिटी वी है। आपको रूट एन की कंडीशन देनी है कि क्या रूट एन की वैल्यू होगी सो दैट ए विल स्टॉप, ए विल रिकॉयल, रिकॉयल मतलब बेटा लौट जाएगा टकरा के, एंड ए विल कैरी ऑन द सेम ट्रैक, आगे ही बढ़ता रहेगा, ए विल मूव ऑन। आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है, लैंग्वेज टफ है। जैसे ही एक बार ये क्वेश्चन आप करके जाते हो एग्जाम में या रिवीजन करके, दिस क्वेश्चन विल लुक इजी टू यू। बेटा जिस इंस्टेंट पे कोलिजन हो रहा है उसका डायग्राम बना लो, क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। Try to draw the diagram at the instant when the collision is happening. अगर आपने सही डायग्राम बनाया, लेट मी हेल्प यू। वैसे बेटा मेरी भी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट जानबूझ के मैं कुछ ऐसा ऐसा बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा टकराते वक्त बेटा भावनाओं को समझना। हाँ कुछ ऐसा देख। अच्छा एक और चीज, ये दोनों डिस्क इस पे सिमेट्री पे, मतलब ए बिल्कुल सिमेट्री पे बी और सी को लेके, क्या ये पॉइंट समझ आया बेटा? अब मैं चाहता हूं कि तुम बताओ इन दोनों के सेंटर में कितनी दूरी होगी। ये दूरी क्या होगी बेटा बताओ? क्या ये 2r होगी कोलिजन के वक्त? बेटा देखो ना, ये दोनों अगर चिपक जाएंगे तो ये भी r और ये भी r। आपको इसके सेंटर से बेटा ये ट्रायंगल किसी को दिख रहा है क्या? ये वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ? ये रूट एन आर बाई 2 होगी, जब इसके सेंटर में और इसके सेंटर में दूरी आपको रूट एन आर दी है। तो आपके सामने एक ट्रायंगल बना। अगर इस ट्रायंगल को मैं ध्यान से देखूं तो ये 2r है और ये रूट एन आर बाई 2 है और ये थीटा है। बेटा यहां तक तुम्हें समझ आया? जी सर। अब बेटा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, बी और सी कहां जाएंगे? कॉमन सेंस से, बिल्कुल कॉमन सेंस से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, अगर तुम ये बात समझते हो कि इन लोगों का रेडियस से लेके सब कुछ सेम है, तो इसका जो फोर्स है वो हमेशा इस लाइन के लॉन्ग लगेगा। बेटा क्वेश्चन को फील करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस लाइन के लॉन्ग। तो बी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोई भी एक वेलोसिटी गेन करके जो सेम एज सी की वेलोसिटी होगी, यानी ये कोई ना कोई v, हमने v स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या v ली है ना, तो इसको तुम v भी ले लो और इधर से इसके लॉन्ग vc ले लो, ये दोनों सेम रहेंगे मैग्नीट्यूड में बेटा। क्योंकि बेटा देखो ये ऐसे स्ट्राइक कर, इसके लिए ऐसे स्ट्राइक किया और इसके लिए ये ऐसे स्ट्राइक किया, तो ये रेस्ट पे था, इसको यही मोमेंटम गेन होगा। बेटा जहां जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना बेटा, फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। जब ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन ही फोर्स लगाएगा, और जैसे ही तुमने इसको फोर्स लगाया, इसके पास बेटा ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन और बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। लेकिन हम अपना एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में करते हैं? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो यहीं पे करेगा। हाँ बेटा ठीक है, एक सेकंड दो मुझे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जस्ट कोलिजन के बाद में इसकी वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी। क्या आपको सबकी वेलोसिटी मिल गई आफ्टर कोलिजन? vb v नॉट हमेशा क्या कंजर्व रहता है बेटा? इन एनी कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड? लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने पे आऊंगा, तो स्टार्टिंग में था तीनों डिस्क आइडेंटिकल हैं, तो mv x बेटा, लेट अस से x में कंजर्व कर रहे हैं, पहले x में कंजर्व करते हैं, लेट अस कंजर्व इन x बेटा। यस सर।
बेटा एक बच्चा ये भी बोल सकता है सर आपको कैसे पता कि ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही जाएगा। बेटा देखो अगर चीजें आइडेंटिकल है ना, तुम खुद अपने आप से सोचना, तुमको यही सब चीजें मैटर करती है कि सर इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मली लिखने से इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो जब ये दोनों बी और सी इस पे ऐसा फोर्स लगाएंगे, सी ऐसा लगाएगा बी ऐसा लगाएगा, तो सिमेट्री के हिसाब से हमेशा इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसी तरफ रिजल्टेंट आएगा एक्स में, तो इसके पास वेलोसिटी एक्स ही होगी, वाई नहीं हो सकती। क्या आप पॉइंट समझ गए बेटा? यस सर। एम वी नॉट महसूस करना बड़ा जरूरी है। अब वी बी एक सिंपल वेलोसिटी है यानी एम वी बी, बट एक्स में कंजर्व कर रहे हो तो कितना आएगा बेटा वी बी की वैल्यू बताओ? mvp cos थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे दो है तो दोनों को ऐड कर दोगे बेटा, एम वी बी। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, थ्योरी कैसे लगानी है हमको, ठीक है, पहला हो गया v बेटा। नॉट 0 हो जाए। हम्म। बेटा यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। बेटा हमें सिर्फ पहले थ्योरी पे कमांड करनी है। मान लो हमें जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वी विल ऑलवेज कंसीडर द इलास्टिक कोलिजन इज हैपनिंग, तो हम इसके तुरंत बाद क्या अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। सर हाँ बेटा बताओ। ये कर सकते हैं सर लाइन ऑफ कांटेक्ट में वेलोसिटी चेंज करके। हाँ बेटा आप वैसे भी कर सकते हो, अपना अपना मेथड है बेटा, आप कर सकते हो बेटा वैसे। देखो नेक्स्ट में अगर एनर्जी कंजर्व करोगे तो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल आ रहा था उसके पास इतनी एनर्जी थी, और जो बाकी बाद में उस ए के पास वेलोसिटी बच गई बेटा, हमने वी नॉट लिया था ना, हाँ वी नॉट, हाँ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर इंटू 2 कर दे रहा हूँ बेटा। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई बेटा? बेटे मुझे अगर हाफ एम नहीं पसंद आ रहा है तो तुरंत हटा दो इसको, तो अब वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इंटू 2। क्या ये रिलेशन समझ आया बेटा? और यही इसी तरह से रिलेशन अगर हम इस पे लिखते हैं, एम 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 कट जाता, तो यहाँ से हमको रिलेशन मिलता वी इक्वल टू वी नॉट प्लस 2vb cos थीटा। यानी v इक्वल टू वी नॉट प्लस 2vb cos थीटा। हम लोगों ने दो रिलेशन पाए, ये एनर्जी कंजर्वेशन और ये मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां तक बेटा बात समझ आ रही है? अब एक एक केस बना के करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमारे क्वेश्चन में पहला केस पूछा है कि ए विल स्टॉप, ए स्टॉप होगा तो बेटा वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अगर ए स्टॉप हुआ तो वी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मुझे इस कंडीशन में पहले रूट एन निकाल के दिखाओ बेटा, कितना आ जाएगा? आपको ये तो पता ना कि कॉस थीटा हम लोग निकाल सकते हैं बेटा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 2r दिया है, और बेटा ये जो बेस होता है वो आपका आ जाएगा 2r का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बेटा, रूट एन बाई 2 का r का स्क्वायर, ये है फिर कॉस थीटा दिस बाई दिस हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू पुटिंग करके बताओ कितना आ रहा है? बेटा डरो नहीं, देखो ये था हमारा रूट एन आर बाई 2 और ये 2r था, तो तुम मुझे बताओ अगर मैं वी नॉट को 0 कर दूं तो कितना आंसर आएगा हमारा? रूट एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? अगर तुम चाहो तो पहले एक जनरल इक्वेशन बना लो, मतलब cos थीटा यहां से निकाल लो बेटा। cos थीटा की वैल्यू कोई बोल देगा कितनी आ रही है? जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व, रूट 16 बेटा मुझे आवाज क्लियर नहीं, आप चैट पे लिख दोगे क्या बेटा? सर रूट 16 माइनस n बाय 4। रूट 16 माइनस 16 माइनस n रूट के अंदर रहेगा। रूट 16 माइनस एन रूट के अंदर रहेगा, उसके बाद बाय 4, 4 बाहर रहेगा। इतनी वैल्यू cos थीटा की बेटा। यस। अच्छा ठीक है, अगर हमारा cos थीटा इतना आ गया है तो बेटा मैं यहाँ चाहूँ तो पुट भी कर दूँ cos थीटा की वैल्यू। अच्छा बेटा मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए
अगर वी नॉट पॉजिटिव होगा तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा बताओ? वी नॉट पॉजिटिव होगा तो हम आगे जाएंगे, वी नॉट जीरो होगा तो हम लोग वो जो हमारा पहला स्ट्राइकर टाइप का ए रुक जाएगा, और वी नॉट अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, वी नॉट को निकाल लेते हैं। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से अगर हम वी नॉट को निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? क्योंकि सबसे इजी केस है स्टॉप वाला कंडीशन, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं वी नॉट निकालना चाहूं, बेटा लक्ष्य मुझे cos थीटा का आंसर कुछ और बता रहा है, √16 - n/2 r आ रहा है उसका। बेटा आई गेस बेटा कैलकुलेशन आप लोग सही कर लोगे, मुझे आप लोगों पे भरोसा है। बेटा अगर मैं वी नॉट निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? बेटा मुझे सारे बच्चे अब cos थीटा अलग भेज रहे हैं बेटा, इसमें पता नहीं कैसे सबको cos थीटा अलग आ जा रहा है। द आंसर विल बी वेरी, नहीं सर, ये वाला सही है। ये वाला सही है ना? हाँ सर। ये वाला सही है। मुझे 3-4 बच्चे अलग अलग चैट पे आंसर भेज रहे हैं। देखो बेटा कोई बात, दैट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, आप कैलकुलेशन करो गलत होगा। अब मुझे वी नॉट की वैल्यू भेजो बेटा, वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं देखो बेटा मुझे ना वी बी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वी नॉट के सेंस में आंसर चाहिए। क्या मुझे, देखो ये पता है बेटा, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ये पता है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, मुझे वीबी की वेलोसिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन ये है कि ए का बिहेवियर क्या होगा आफ्टर कोलिजन। ए का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी नॉट लिया हमने, तो अगर मेरी वी नॉट वी के टर्म्स में आ जाए, सपोज मेरा वी नॉट समथिंग आया समथिंग, अगर मैं देख रहा हूँ कि वो √nr पे डिपेंड कर रहा है, कि मैं √nr को ज्यादा ले रहा हूँ तो वी नॉट मेरा पॉजिटिव आ जा रहा है, दैट मीन्स बेटा मैं ये बोल दूंगा, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं ये बोल दूंगा अच्छा मेरा √n को बड़ा लेने पे वी नॉट पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स मैं अगर दूरी बढ़ाऊंगा तो ए आगे बढ़ेगा। अगर मैं इन दोनों की दूरी घटाऊंगा यानी n को कम करूंगा तो हो सकता है मेरा वी नॉट नेगेटिव हो जाए, उस समय मैं ये बोल दूंगा अच्छा 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 अच्छा, अगर इसको जब तुम इससे छोटा करोगे, मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बहुत छोटा हो जाएगा और ये पार्टिकल होगा, तब ये लौट जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं वी नॉट को 0 पुट करूंगा, तब मैं ऐसे बोल दूंगा कि भाई बी और सी तो अपना चला जाएगा, ये ए वहीं रह जाएगा। तो उसके लिए मुझे इस कैलकुलेशन में आप लोगों से हेल्प चाहिए, एलिमिनेट वीबी, वीबी एलिमिनेट करके मुझे वी नॉट एज ए फंक्शन ऑफ वी निकाल के दो। किस बच्चे का आ रहा है मुझे बताओ बेटा, कितना आ रहा है? बेटा आपको कुछ नहीं करना है, हमको वी बी नहीं चाहिए, पहली वाली इक्वेशन से निकाल के यहाँ पुट कर दो, वी नॉट को इसके टर्म्स में निकाल दो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। आपने वी बी स्क्वायर को देखा, इट इज कमिंग एज वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, और आपको यही यहाँ वी बी की जगह पुट कर देना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। और आपको ये पुटिंग गंदी लग रही है तो आप एक काम करो, यहाँ से वी बी निकाल के वहाँ पुट कर दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बेटा आप करोगे तो एज पर द चैट मुझे ये आंसर मिल रहा है कि सर वी नॉट की वैल्यू वी इंटू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 1। डोंट वरी बेटा, इस केस का सबसे इजी क्वेश्चन आएगा आपके लिए, क्योंकि उनको पता है कितना टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। cos स्क्वायर आपका, हाँ थीटा, हाँ बेटा क्या यहाँ तक आप लोग को आंसर मैच किया है? अब कुछ नहीं, इसके बाद बस cos थीटा पुट कर देना, फिर यू विल गेट योर आंसर। तुम जैसे ही इसमें cos थीटा पुट करोगे, आपको cos थीटा की वैल्यू बच्चों ने निकाल के दे रखी है √16 - n/4। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे √16 - n/4 पुट करना। बेटा कितनी वैल्यू आ जा रही है बताओ? cos स्क्वायर करोगे तो 16 - n/16
और नीचे 1 + 2 16 - n अपॉन 16। इसको सॉल्व करोगे बेटा आपका तो यहाँ ये बचेगा 8 8 8 8 - 8 8 - 16 + n और नीचे आ जाएगा बेटा 8 + 16 + n। ये आपका इंटू वी। सर माइनस है हाँ बेटा माइनस n। सर हाँ हाँ सॉरी बेटा इंटू वी इक्वल टू वी नॉट। हाँ अब बेटा मुझे बताओ कितना आ गया आंसर, फाइनल आंसर। अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारा आया है n - 8 और नीचे आ रहा है 8 - n इक्वल टू वी नॉट। क्या ये ऐसे ही आ रहा है बेटा आप लोग का भी, या हमने कुछ गड़बड़ की है? तो वो डिनोमिनेटर में 24 माइनस 10 है। अच्छा सॉरी बेटा 24 - n आ रहा है। यस जी सर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इंटू वी भी कर लेना बेटा वी। अब अगर मुझे वी नॉट 0 चाहिए था तो मेरा आंसर कितना है बताओ। इफ वी नॉट इज 0, मेरा आफ्टर कोलिजन वो स्ट्राइकर रुक जाए तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 8। 8 n - 8 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 8। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वी नॉट पॉजिटिव रहे यानी वो मूव ऑन करे तो बेटा ये एक्सप्रेशन किससे बड़ा होना चाहिए, n - 8 अपॉन 24 - n शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या ये बात समझ आ रही है। v तो हमारा पॉजिटिव है ही, इस तरफ था वो, तो ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा। ये कितने पे आएगा बेटा बताओ 0 से बड़ा। सर हाँ बेटा बताओ। नहीं अच्छा नहीं सर रुको, हाँ बोलो बेटा। मेरे को ना ये एक्सप्रेशन देखो, अगर मेरा ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया तो v हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ गया तो v नॉट नेगेटिव हो जाता है, मतलब रिकॉइल करेगा। मेरी बात समझे। और अगर ये एक्सप्रेशन सिर्फ पॉजिटिव आए, भले ही छोटा है, 1 से भी छोटा है, 1 से छोटा आएगा ही बेटा, तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बेटा इसकी वैल्यू बताओ, n की वैल्यू कितनी आ रही है। n शुड बी ग्रेटर देन कितना आ रहा है बेटा बताओ। 16। n शुड बी ग्रेटर देन 16। यस सर। अच्छा ठीक है। सर n और 8 से बड़ा होगा 24 से छोटा। सर 8 to 24 आ रहा है। n का आंसर 8 to 24 आ रहा है। चलो तो अब बेटा एक लिमिट तो रहेगी, अगर इन्हें बड़ा कर दोगे तो बेटा एक बात सोचना, वैसे बेटा बात ये है कि अगर n बहुत बड़ा हो गया, ये जमुना पार निकल गया, तो ये चीज तो ऐसे चली जाएगी ना। तो ये तो मूव ऑन वाली कंडीशन में r की वैल्यू, r पे लिमिट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक टाइम के बाद ये इतना बहुत दूर निकल गया तो ये तो इसी लाइन से पार हो जाएगा ना। मेरी बात समझे ना। तो सोच समझ के आंसर देख सोचा करो, मतलब जल्दी नहीं है कि आप एग्जैक्टली फिट करो वैल्यू। अच्छा मुझे नेगेटिव रिकॉइल कब मिलेगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, n - 8 अपॉन 24 - n इज लेस देन 0। मुझे बेटा बता एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा ये वाला, कि n की वैल्यू कितनी है कि वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि वो ये भी देखते हैं कि बच्चा टाइम में कर ले। तो अगर n इक्वल टू √8 आ रहा है, n इक्वल टू 8 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन में हमने क्या माना था बेटा, हमने √n के बारे में पूछा था ना, तो √n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 हो जाएगी बेटा। 8 का रूट लोगे तो 2√2 आ जाएगा। बाकी कंडीशन भी बेटा आप कर सकते हो, बाकी कंडीशन में हमको इसको नेगेटिव करना था बेटे। नेगेटिव करने पे कितना आ रहा है, एन की रेंज क्या आ रही है। बेटा आप क्वेश्चन समझ गए ना, करना क्या है, आगे बढ़े नेक्स्ट। बेटा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चाहो तो अपनी भाषा में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जनरल फॉर्मूले में, कि सर हमें ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आप इसको समझो कुछ P इंटू आर मानना, फिर P पे रेंज निकाल लेना। कर लोगे बेटा। ये आपका 2r आता, ये वेलोसिटी इनिशियली v थी, बाद में v नॉट हो जाती, इसकी v भी आती और इसकी भी vc आती। आपको मैंने √n लिया, आप अपने हिसाब से करना ताकि आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिले कि p की सर वैल्यू r के टर्म्स में कितनी होनी चाहिए।
ठीक है, हम लोग की कंडीशन के हिसाब से हमारी 3 कंडीशन आ गई। n इक्वल टू 8 पे वो स्टॉप हो जाएगा। ये वाली कंडीशन को सॉल्व करने पे बच्चे बोल रहे हैं 8 to 24 आ रहा है, यानी जब वैल्यू 8 से बड़ी हो जाएगी तब बेटा वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा और बाकी के लिए वो रिकॉइल कर जाएगा। और आप एक बेटा आइडिया भी कैरी किया करो कि जब वो दोनों पास होते हैं तो रिकॉइल करेगा, जब ये दोनों ज्यादा दूर होंगे तो तीनों आगे जाएंगे और मिडल में तो कहीं ना कहीं 0 होना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ना मतलब इजी है बट बहुत ज्यादा बार ये रिपीट हुआ है। मैं हमेशा हाँ बेटा बोलो। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाएं। हाँ बेटा ये वाली ना। जी सर। हाँ बेटा यस सर। अगला क्वेश्चन बेटा मैं सर वो बिल्कुल n से 24 सर, वो n 8 से 24 नहीं हो सकता सर, नहीं तो cos थीटा मतलब रूट ओवर के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। हाँ हाँ अरे बेटा एक बात समझ लो कॉमन सेंस से बेटा। इसका हमारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे आया है, n इक्वल टू 8 स्टॉप, n ग्रेटर देन 8 मूव ऑन, n लेस देन 8 होगा रिकॉयल बेटा। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, फिर भी जो अभी जी कॉमन सेंस से देख पा रहा हूँ ये आंसर होना चाहिए, फिर भी आप बेटर चेक कर लीजिए। हाँ अब चलो हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। आपको दीवार के बीच में एक रॉड दी है और सिंपली बोल रहा है कि यहाँ पे ये फिक्स्ड है, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ बेटा कई बार तो आपको याद भी होगा। इसकी लेंथ एल दे रखी है, अगर हम लोग टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाते हैं, अगर इसका यंग मॉडुलस आपको वाई दे रखा है तो कितना प्रेशर यहां से लगाना पड़ेगा। प्रेशर नीड टू अप्लाई सो दैट कि बेटा दीवार है तो मूव करेगा ही नहीं ना ये ब्लॉक। बेटा देखो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रॉड की लेंथ बढ़नी चाहिए पर बढ़ नहीं रही है, तो आप यहाँ पे कितना प्रेशर लगाओगे इस जगह पे, सोचो और आंसर दो बेटा। कॉमन फास्ट बेटा, ये इजी क्वेश्चन है, बस रिपीट होता है इसलिए हम लोग करवा रहे हैं। आपको सिर्फ 2 छोटे से कॉन्सेप्ट को ऐड कर देना है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। बेटा समझो मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि 2 दीवारों के बीच में ये वॉल है, फिक्स्ड वॉल, इनके बीच में एग्जैक्ट फिट होने वाली रॉड रखी है और अचानक से आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। तो बेटा हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा है कि जैसे ही हम किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी लेंथ बढ़ती है। आपको बेटा शायद सब बच्चों को ये रिलेशन याद हो, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद है बेटा? बेटा आपको पूछा है कि कितना हम एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर हम उसका डेल्टा टी। अच्छा आप लोगों ने ये थर्मल प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन भी पढ़ा होगा, मुझे अल्फा भी देना चाहिए कि इसका थर्मल कोफिशिएंट एंगल अल्फा, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा, मुझे 2 बच्चों ने जैसे उनको आंसर याद हो या अभी निकाले हो पर भेज दिया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको एक्चुअली में सिर्फ ये पूछा है कि प्रेशर कितना लगा, इसको प्रेशर बोलते हैं बेटा। आंसर एक लाइन में आ जाएगा अगर आप सोचोगे जल्दी जल्दी तो। अगर आपको याद हो कि एल न्यू इक्वल टू एल ओल्ड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर के साथ लेंथ का, तो एक बच्चा इसको नीचे भेजे, एल न्यू अपॉन एल 1 को उधर भेजे तो अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, यानी डेल्टा एल बाई एल आपका अल्फा डेल्टा टी आता है। यानी मैं ऐसे लिख दूंगा यंग मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, यानी स्ट्रेन की जगह मैंने अल्फा डेल्टा टी लिख दिया और ये मेरा प्रेशर बना। और ये रिलेशन 90% बच्चों को याद रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, गामा अल्फा डेल्टा टी। और ये क्वेश्चन क्यों टीचर्स को मतलब या एग्जामिनर्स को अच्छा लगता है, क्योंकि बेटा ये 2 टॉपिक को कनेक्ट करता है, एक थर्मल एक्सपेंशन और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को। बट क्वेश्चन बड़ा इजी है। गामा अल्फा डेल्टा टी। बेटा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें? समझ आ गया ना आपको बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, बेसिक फॉर्मूला ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्या नाम होता है यंग मॉडुलस बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटा हल्का सा
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट हो सकता है आपको इजी लगे। ये क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा बच्चे ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं, जबकि ये भी इजी है। ये क्वेश्चन कई बच्चे कर भी रखे रहते हैं। एक रॉड है, इसकी लेंथ L0 है इनिशियल, और इसका मास आपको दे रखा है m। आपको बताना है एक्सटेंशन इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्सटेंशन यानी आप डेल्टा एल समझ लो, डेल्टा एल इन द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। ये बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, और ये अच्छा भी क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बताओ बेटा। आपको जो मानना है आप मान सकते हो बेटा, बस मैं इतना दिया है कि अच्छा इसको कुछ वो मान लो, कोई रॉड का टाइप मान लो, तो उसमें आपको इसका यंग मॉडुलस कुछ वाई वाई मानना है तो मान लो बेटा कि सर लेटेस्ट से कि यंग मॉडुलस इसका या वाई है या गामा है। नाउ कैलकुलेट ड्यू टू इट्स ओन वेट कितना एक्सटेंशन होगा, मतलब अपने वेट के कारण भी ये ऐसे आ जाएगा। ये था t इक्वल टू 0, और ये आफ्टर एक्सटेंशन ये मुझे डेल्टा एल चाहिए, कितना होगा। करो बेटा। ये अच्छा केस है बेटा। और बेटा जितनी भी पी बाई क्यू हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन इंटेंशन यही है कि जो पेपर जिस एटीट्यूड से बनता है उसी एटीट्यूड के क्वेश्चन कराए जाएं। तो प्लीज बेटा आप अगर कोई पार्ट आपको नहीं भी समझ आता है तो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग लेके आप कर लो वो पार्ट। एक्चुअली बात ये थी ना, अगर तुम्हें फीलिंग समझ आएगी बेटा, देखो जैसे कुछ बच्चे शायद सॉल्व भी कर दिए। हाँ ठीक है। बेटा थोड़ा सा वेट करो बेटा। देखो एरिया मान लो, मैं आपको सिंपल बोलूँ इस रॉड की एरिया ए मान लो, जो मानना है आपको मान लो, मैं आपका आंसर दे दूंगा बेटा, मतलब ऐसे करके कि हाँ आपने सही माना है। देखो कभी भी जब तुम यंग मॉडुलस लगा रहे हो, कुछ चीजें तुम्हें टीचर के थ्रू याद रहती हैं। जैसे इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम टेक्निकली नहीं लेते हैं, हम सॉरी मतलब हम लोग ये नहीं मानते हैं कि एरिया में चेंज हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये था, लेंथ डेफिनेटली चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज होगा, मेरे कहने का मतलब था कि एरिया चेंज नहीं होता। हाँ बेटा 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 मुझे आंसर बड़े अजीब अजीब आ रहे हैं सब बच्चों के। चलो बढ़िया है, कम से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड थिंग, गुड थिंग बेटा। अच्छा चलो डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा मैं तुम लोगों से पूछूं एक कॉमन सेंस, मुझे तब समझ आएगा अगर मैं यहाँ पे x लूं और यहाँ पे x लूं, तो तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा एक्सपेंड होगा, ये वो ऊपर वाला x या नीचे वाला x, बताओ जरा। फिर ऊपर वाला। सर ऊपर वाला। वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक हिंट मिलेगी, या आप सही कर रहे होगे। बेटा कभी भी अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एक्स, मैं जब इस फॉर्मूले को देखता हूं तो मैं अगर चलो इससे डेल्टा एल निकालना चाहूँ तो डेल्टा एल क्या आएगा बेटा। अगर मैं डेल्टा एल निकालना चाहूंगा तो मुझे ऐसे मिलेगा सर एफ एल अपॉन ए गामा, ये मेरा डेल्टा एल आएगा। बट तुम्हें नहीं लगता इसके लिए डेल्टा एल और इसके लिए डेल्टा एल छोटे से एक्स के लिए दोनों के लिए अलग होगा, क्योंकि फोर्स अलग है। अब भाई इस लेंथ को इतने का वेट उठाना है, इस वाले लेंथ एक्स को इतने का वेट उठाना है, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स या टेंशन है वो अलग है और यहाँ अलग है। जब दोनों का फोर्स और टेंशन अलग, बेटा आप मेरी बात तभी समझ लोगे ना जब अपना हाथ पकड़ के आप लटक जाओ कहीं पे, आपको सब फीलिंग आ जाएगी कि जहां से आपने हाथ पकड़ा होता है वहां पे टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, और नीचे पाँव पे जाते जाते लगभग जीरो हो जाता है। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें।
आपको जो जो डेटा मानना है आप मान लो। देखो मैं इस पे ये थोड़ा शीट क्लियर करता हूँ, क्लियर माय रूम। एक सेकंड, कलर अच्छा हाँ। लेट अस से कि टोटल लेंथ L है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं किसी एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, जमीन से नहीं तो ऊपर से x लेंथ मानो, कहीं से भी मान लो बेटा जहां से तुम्हें ठीक लगे। मैंने x लेंथ मानी, अब मैं इसका इंक्रीज पढ़ूंगा कि ये कितना अपनी लेंथ बढ़ाएगा, हाउ मच dx विल इंक्रीज, मैं इस पे फोकस करूंगा और फिर मैं x को इंटीग्रेट कर दूंगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। मैं जब dx को देखता हूं बेटा तो dx पे एक टेंशन लगेगा। अरे कुल मिला के सोचो जो dx वाला पार्ट है ये अपने नीचे वाली रॉड का मास उठा रहा होगा इतने का, जो ये कलर्ड वाला पोर्शन है, ये जो ये वाला सेक्शन है ना, इसका ये मास उठा रहा होगा। तो बेटा इसका मास कितना आएगा, अगर पूरी रॉड का मास L लेंथ का मास m है तो 1 लेंथ का मास बेटा m/l होगा। तो बेटा मुझे बताओ x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस सेक्शन का मास आ गया m/l इंटू x, यानी मेरे dx पे नीचे की तरफ mg इतना फोर्स लगेगा, m/l x इंटू जी, mg। क्या बेटा ये बात समझ आ गई, कोई डाउट बेटा? गुड बेटा, आपको पता है इसका मोशन तो हो नहीं रहा है तो इतना ही फोर्स ऊपर भी लगेगा, टेंशन दोनों तरफ से बराबर लगती है बेटा हमेशा। तो किसी डिफरेंशियल पॉइंट पे दोनों तरफ टेंशन बराबर या ये फोर्स बराबर होगा। तो अब मुझे अपनी इक्वेशन लगानी कि ये भाई dx कितना फैलेगा, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई ये जो dx है ना इस लेंथ को स्टडी करो, इस पे अपना यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाओ dx पे। तो तुम बोलोगे सर dx है ना इसका एक्सटेंशन ऐसे होगा सर, यंग मॉडुलस मटेरियल के सेम होता है, फोर्स फोर्स तुम्हारा ये आया है बेटा mg x/l, ये हमारा फोर्स आया बाई एरिया। और यहाँ पे हमने माना कि इसमें से जो इस dx का एक्सटेंशन होगा बेटा, इस dx का जो एक्सटेंशन होगा वो बहुत छोटा सा पार्ट होगा। चलो बेटा इस dx का एक्सटेंशन ऑफ d ऑफ dx लिख देते हैं, डरना नहीं बेटा, मतलब इस dx का एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ कितना होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ dx। बेटा यहां तक साथ में हो? जी सर। अब अगर मैं इसमें से तुम्हारा ये वैल्यू पुटिंग करूंगा तो हमारा ये निकालो बेटा, ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, d ऑफ dx विल कम एज, dx ऊपर चला गया, सब कांस्टेंट को एक जगह कर दो, mg/l एरिया और dx इंटू एक्स। यहां तक साथ आ गया बेटा, क्या यहां तक साथ हो? देख लो। अब बताओ अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। और ये जब तुम बेटा ऐसे सोचना कि मैं dx का छोटे पार्ट को जोड़ रहा हूं, तो dx के छोटा पार्ट यानी ये वाली चीज, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो हर चीज, हर dx का मैं एक्सटेंशन जोड़ रहा हूं, यहाँ पे मुझे हर dx का एक्सटेंशन मिलेगा यानी टोटल लेंथ मिलेगी dl। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? देखो इंटीग्रेशन की तरह सोचो, तुम किस चीज को ऐड कर रहे हो, जो छोटा एक्सटेंशन है हर dx का जो एक्सटेंशन हो रहा है। तो अगर ऐसे ही मैं सबका एक्सटेंशन जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल रॉड की जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो मिलेगी डेल्टा एल, क्योंकि हर dx का मैंने इसको खूब छोटे छोटे dx पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर dx का मैंने एक्सटेंशन को पकड़ के जोड़ दिया। तो अपने आप मुझे अगर मैं dx की इंटीग्रेशन को जोड़ूंगा तो मुझे टोटल डेल्टा एल मिल जाएगा। बेटा इंटीग्रेट करके बताओ कितना आ रहा है ये, mg कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बाहर कर दो और इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेटा तुम एल बी कांस्टेंट है x² बाई 2 आ जाएगा और पुट करोगे तो बेटा l² बाई
2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि एक्सटेंशन हमारा कितना हो जाएगा बेटा? सर MGL/2 है। MGL/2 है। तो वाई होगा। हाँ, यंग मॉडल्स को मत छोड़ना बेटा, वाई भी होगा। वाई कहाँ चला गया हमारा? वाई भी होगा ना बेटा, इसमें सही बोल रहा है, वाई भी होगा। वाई हमारा नीचे आ जाएगा ना, ये इधर जाएगा, dx ऊपर गया तो वाई नीचे आ जाएगा। तो वाई भी लिख लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करना चाहोगे? जल्दी बताओ कि होमवर्क में दे दूं। यस सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेटा, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसे करोगे पूरा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक डायग्राम इमेजिन करोगे तो ही ये क्वेश्चन समझ आएगा। मैं डायग्राम बनाना शुरू करता हूं। आप रुको, मैं पेन चेंज करता हूं बेटा। समझो कि इसके अंदर एक ना मतलब चेन की तरफ फंसी हुई है एक चेन। बेटा चेन का डायग्राम मुझसे अच्छा नहीं बनेगा, पैसे समझ लो, चेन है, एक चेन है और ये कुछ ऐसी दिख रही है आपको, और ये हॉरिजॉन्टल पे फिक्स्ड है, चेन अंदर फंसी हुई है, मतलब चेन अंदर है, फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, ये फिक्स्ड है बस। बेटा आपको डायग्राम समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अब मान लो कि आपको जो टोटल चेन की लेंथ दे रखी है वो L दे रखी है। अगर आप इसको पूरा P से Q तक फैला दोगे तो PQ लेंथ आपको L दे रखी है। यहां तक क्वेश्चन समझ आया? और ये आप ऐसे सोच लो कोई पाइप या ट्यूब की तरह है जिसके अंदर चेन है और फ्रिक्शनलेस ट्यूब है, फ्रिक्शन 0 है, मतलब स्मूथ है। और आपको दे रखा है कि इसका एक पार्ट, टोटल लेंथ का एक पार्ट x ऐसे हैंग कर रहा है, मतलब ये L-x अंदर है ट्यूब के अंदर। यहां तक क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस। अब Yes. इस मोमेंट पे अचानक से आप इस पूरे सिस्टम को रिलीज कर देते हो t = 0 पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और एक और चीज बोलनी थी बेटा, ये टेबल टच कर रही है, मतलब ये नीचे एक जगह है ना, ये इसको टच कर रही है जस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे एयर है, आप यहाँ पे ऐसे बना के रखना, मतलब एक ट्यूब के अंदर L-x पार्ट है और जो x पार्ट है वो टेबल टच कर रही है, और आपने t = 0 पे सिस्टम को छोड़ दिया। आपको बताना है किस वेलोसिटी से ये जो अचानक से, तुम सोचो यहाँ पे ऐसे इमेजिन नहीं हो रहे तो ऐसे सोचो यहाँ एक धागा बंधा है, आपने धागा काट दिया, ये सोच पा रहे हो? ये ट्यूब, ये जो चेन है इससे एक धागा बना था, आपने धागा काट दिया। आप मुझे बताओ ये जो पीछे वाला पॉइंट है इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे आफ्टर टी टाइम? क्या आप मेरी बात समझ पाए? ट्यूब के अंदर ये वाला पार्ट भागेगा बेटा इस तरफ, दिस पार्ट विल गो दिस साइड, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? अगर इस पॉइंट को मैंने P बोला था ना बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P निकालो इनसाइड द ट्यूब एट टाइम t। कितना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P एट टाइम t? तो ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, आप ट्राई करना, आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इससे कंटिन्यू कर दूंगा। और बेटा जिस भी बच्चे को फिर से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, चाहे कॉन्सेप्ट ऑफ रेड्यूस्ड मास हो, चाहे कुछ हो, या उसे अप्लाई कैसे करते हैं, तो आप मुझे बस बता दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा बेटा। मैं लेक्चर क्लोज करूं कि इसका सोल्यूशन चाहिए बेटा? मैं होमवर्क की तरह देना चाह रहा था ये क्वेश्चन। मास ऑफ द चेन m मान लेना इफ इट इज नीडेड। ठीक है बेटा, आप क्या चाहते हो मैं करा दूं? जल्दी बताओ मुझे। एक बार ट्राई करेंगे। बेटा एक बार ट्राई करो, गलती हो रही होने दो। ठीक है, मैं क्लोज करूं? थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेटा आपको जिस भी बच्चे को एंट्रेंस की तरफ जाना है प्लीज कैलकुलेशन खुद से करो। टीचर और आपने सिर्फ वही अंतर है, टीचर अपनी नॉलेज पास करता है पर कैलकुलेशन बच्चे के हाथ में रहती है हमेशा।
तो प्लीज बेटा कैलकुलेशन पे ध्यान दो।